नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए 25 ऐसे सवाल जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आप इन सवालों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ, तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कहाँ आप गलती करते हैं, आपके सवाल सॉल्व करने का तरीका मेरे तरीके से कैसे अलग है, क्यों आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, कैसे आपको सवाल जल्दी करने हैं, कैसे आपको ऑप्शन से सोचना है। ये सारी चीज़ें आपको इन 25 सवालों के जरिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोचिए फिर क्या करेंगे। तो ये आखिरी चांस मान करके पढ़िए कि मुझे हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे जो हो जाए। खुद के, अपने, सबकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ानी है और अपने साथ पूरे परिवार के भी सपने पूरे करने हैं। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। हर बार आने वाला टाइप है, इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करेंगे। एक सवाल आपके सामने है। एक बच्चा घर से स्कूल जाता है इतने की चाल से, देरी से पहुंचता है, फिर चाल बढ़ा लेता है तो जल्दी पहुंच जाता है। यानी डिस्टेंस तो वो सेम ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस क्या कर रहा है वो? सेम ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस क्या कर रहा है? सेम ट्रेवल कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अब एक बच्चा घर से स्कूल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई स्पीड क्या है? आपने कहा 7, मैंने कहा फिर कितनी है? तो आपने कहा 8। क्यों? क्योंकि आपको मालूम था डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम। मानते हैं? डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम। और अगर डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम है, बड़े ध्यान से समझना, तो मैंने कहा डिस्टेंस 7 और 8 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? आपने कहा उल्टा होगा, 8/7। अब देखिए, इस बात को कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि आप पहले 7 मिनट देरी से थे, अब आप 8 मिनट जल्दी हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपना टाइम कितना कम किया है? बता सकते हैं? आपने अपना टाइम कितना कम किया है? कोई बताएगा बच्चा? पहले आप 7 मिनट देरी से थे, अब आप 8 मिनट जल्दी से। 15। ठीक है। तो अब मैं एक चीज आपसे खुद पूछना चाह रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज, कि एक आदमी का ये एक्चुअल टाइम था, यहां पे देखो, एक आदमी का ये एक्चुअल टाइम था, ठीक है, और इससे ये 7 मिनट की देरी पे यहां पे पहुंचता था। 7 मिनट, ठीक है, पहुंचता था। अब वही मैंने क्या किया आप देखोगे, अब 8 मिनट जल्दी पहुंचा दिया। तो यहां से यहां तक में गैप कितना आया? क्योंकि एक बार लेट एक बार जल्दी है, तो जुड़ता है 15 मिनट का गैप है। आप देख रहे हैं, ये समझना जरूरी है। आप याद भी कर सकते हैं, अगर दोनों बार जल्दी है तो घटाना है, दोनों बार लेट है तो घटाना है, एक बार जल्दी एक बार लेट तो जोड़ना है। क्यों जोड़ना है वो आप देख रहे हैं कि पहले वो यहाँ पे पहुंच रहा था, अब वो यहाँ पे पहुंच रहा है। कितना टाइम कम हो रहा है? 1, और 1 की वैल्यू सवाल में 15 मिनट है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि वही टाइम निकालेंगे जिसके घंटे आसानी से बन जाए। जैसे मैं 7 की वैल्यू निकाल दूं, 105 मिनट के घंटे नहीं बन पाएंगे, लेकिन वहीं अगर मैं 8 की वैल्यू निकाल दूं तो 15 8 120 मिनट को मैं ये कह सकता हूं सीधे सीधे कि भैया 2 घंटे। बोलो, कह सकता हूं या नहीं? यानी जब वो आदमी 7 की स्पीड से गया है तो 2 घंटे लगे। जब वो आदमी 7 की स्पीड से गया है तो 2 घंटे लगे। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 14 किलोमीटर। क्या ऐसा सवाल अगर पेपर में आएगा तो तकलीफ होगी? मैं जानना चाहता हूं। देखें, एक नाव धारा के प्रतिकूल अनुकूल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो धारा की गति कितनी है? ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। धारा के अनुकूल चलने का मतलब क्या है कि x प्लस वाई दे रखा है 15.5, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 8.5 x माइनस वाई दे रखा है। और आपको धारा की गति पूछिए तो अभी यही तो सिखाया था कि अगर y निकालना है तो दोनों को घटा के 15 में से 8 गए 7 और बटे 2, 3.5 उत्तर आ जाएगा। क्या ऐसा सरल सवाल करने में भी किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है? क्योंकि अब लेवल बढ़ेगा। ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए अब देखें, अगर ध्यान से आप
बहुत ध्यान से अगर देखें तो ABC अलग अलग किसी काम को 24, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो एक तो मेथड हमने सीखा था कि भाई हम LCM ले लेते हैं। A कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में कर रहा है। B कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। मैंने कहा था कि आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा कि हर सवाल में LCM मेथड लग जाएगा, कहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट लगेगा। दिखाया भी था सवाल। ऐसा नहीं होगा हर सवाल फ्रैक्शन से आसान हो जाएगा, कुछ सवाल फ्रैक्शन से आसान होंगे, कुछ LCM से आसान होंगे। वो आपको देखना पड़ेगा कि किससे करना है, ठीक है। चलो, अब मैंने कहा कि LCM कितना ले लिया मैंने। LCM आ गया 120, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, 12 दहाई 120, ये आ गया। अब इन्होंने कहा है B और C ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया है, तो B और C 3 दिनों में कितना काम करेंगे? B और C 3 दिनों में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे कि जी B और C 8 और 10 18, 18 से मैंने गुणा कर लिया, 18 तिया 54 काम हो गया। B और C ने 54 काम कर लिया, तो अब काम बचा कितना है? अब काम बचा कितना है? काम बचा है जी 120 माइनस 54, कितना होगा 120 माइनस 54? 46 प्लस 20, 66 काम बच गया। 66 काम बच गया जो ए को करना है, और ए एक दिन में 5 करता है, तो 66/5 टाइम लेगा, यानी कि 13 सही 1/5। ये इस सवाल का उत्तर है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर ऐसे सवाल में हम फ्रैक्शन लगा दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। उत्तर थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, बट हम फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे देखना ध्यान से। ऐसे कर सकते थे फ्रैक्शन से कि B और C ने 3 दिन काम किया है, तो B 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/15 यानी 1/5 काम करेगा। वहीं C 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/12, 1/4 काम करेगा। काम कितना हो गया जोड़ के? 9/20 काम हो गया। अगर काम 9/20 हो गया तो काम बचा कितना है? 11/20 है, जो ए को करना है। ए को कितना करना है? 11/20 काम। अच्छा, ए पूरे काम को 24 दिन में करता है। ए पूरे काम को 24 दिन में करता है। एक काम को 24 में करता है, तो 11/20 को कितने में करेगा? 11/20 गुणा 24, तो ये कितना आ गया भाई? 66/5 ही आ जाएगा। ये भी एक तरीका था, ये भी एक तरीका था इस सवाल को करने का। इस सवाल का उत्तर बताना है क्या हो। एक निकास नल जो 27 घंटों में एक बेलनाकार टैंक को पूरी तरह खाली कर सकता है, तल से 5/9 ऊंचाई पर लगाया जाता है। अब एक भरने वाला नल जो 18 घंटे में टैंक को भर सकता है, शीर्ष पर फिट किया गया है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा? बहुत कमाल का सवाल है, मस्त सवाल है। एक नल तो 27 घंटे में भर सकता है और एक 18 में, 27 में खाली करने वाला है। तो मैंने क्या मान लिया? LCM ले लिया। कितना आ जाएगा भाई? दोनों का LCM 54 आ जाएगा। 18 तिया 54, 27 तिया 81, नहीं 27 दूनी 54, 81 क्यों? ये 3 भर रहा है और ये 2 खाली कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। 54 लीटर का हमने टैंक मान लिया। अब टैंक की स्थिति बनानी पड़ेगी, क्योंकि पाइप अलग अलग हिसाब से लगे हैं। समझो बात को। 5/9 हाइट का मतलब क्या है? मैं अगर 54 लीटर को डिवाइड करूं तो 5/9 हाइट का मतलब है 30 लीटर। 30 लीटर नीचे है पानी हाइट के हिसाब से, और 24 ऊपर। ये 5/9 हाइट है नीचे से। आप चाहो तो चेक कर लो, चेक कर लो। यानी खाली करने वाला जो है ना, वो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे खाली करने वाला नल, और भरने वाला यहाँ। पहले इतना समझ गए या नहीं? मैंने कहा कि 18 में भर रहा है, ये 27 में भर रहा है। 18 27 54 हो गया। तो मैंने कहा 54 का 5/9, तो 9 छक्के 54, 6 पंजे 30, 30 लीटर तो नीचे है। तो पता है, आप समझो एक बात को कि जब तक ये जो 30 लीटर भरा जाएगा तब तक पानी खाली नहीं हो रहा, क्योंकि खाली तब होगा जब पानी यहां से ऊपर बढ़ेगा। तो इस 30 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा? 30/3, 10 घंटे लगेंगे। बोलो मजा आया कि नहीं? नीचे वाले पानी को भरने में 10 घंटे लगेंगे, लेकिन जब पानी यहां से रिसने लगेगा तो ये जो 24 लीटर है इसको भरने में 3 ये भरेगा, 2 ये खाली करेगा, 1 पानी जाएगा। इसको भरने में 24 घंटे लगेंगे। इसको भरने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अब पानी निकलना चालू हो गया। तो 24 और 10 34 घंटे लगेंगे। सवाल मजेदार था या नहीं ये बताओ। इस सवाल को दोबारा समझा देता हूं। मैंने कहा ये 18 में भर रहा था, 27 में खाली कर रहा था, 54 आ गया। 18 तिया 54, 27 दूनी 54। तो अब क्या होगा कि पूरा टैंक कितने का है? 54 लीटर का है। 30 और 24 54 लीटर का है।
अब मैंने 30 और 24 में क्यों बांटा, क्योंकि पूरा टैंक अगर पूरी हाइट 9 है, पूरी हाइट 9 है तो 5 पे लगा हुआ है ये। अब 9 की जगह 54 लीटर था, अगर लीटर में बनाऊं तो 5 की जगह 30 लीटर हो गया, तो ऊपर 24 लीटर आ गया। अब जब तक 30 लीटर भरा जाएगा, जब तक 30 लीटर भरा जाएगा, तो आप देख सकते हो कि 30 लीटर में पानी बाहर निकलेगा नहीं, केवल भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर करने वाला तो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन जो ऊपर वाला 24 वो भरा जाएगा तब निकलेगा भी, तो उसको भरने में ज्यादा टाइम लग रहा है। बट ये अच्छा सवाल था। देखो, एक परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र उत्तीर्ण हो गए। मान लेते हैं कि विद्यालय X में 100 बच्चे थे, ठीक है भाई, 100x बच्चे। अब X की तुलना में Y से 130% अधिक छात्र अधिक उपस्थित हुए, यानी Y की अगर मैं बात करूं 130% मोर स्टूडेंट देन दैट, 130% यानी 130x। तो ये कह सकते हैं 230x ज्यादा, 230x ज्यादा हुए, कह सकते हैं 100x और 230x। किसी को यहां तक डाउट है तो बताओ भाई। 230x। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 100x है और ये 230x है, बड़े ध्यान से समझना, x 130%, y 100x और 230x, ठीक है। तो अब 20% छात्र तो यहां फेल हो गए, यानी 20x फेल हो गए, ये फेल है भाई, फेल। दोनों विद्यालयों में उपस्थित कुल छात्रों में से 90% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। दोनों से, दोनों में क्या है, 90% उत्तीर्ण हुए। वाह वाह वाह, यानी यहां पे टोटल 330x है, और मैं 330x का अगर 10% निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 33x फेल है, क्योंकि 90% तो पास है, 90% पास है भाई, तो इसका मतलब फेल 10% है 33x, और यहाँ 20x है, तो बच गए 13x। इसका मतलब 13x यहाँ पे फेल है। पूछा क्या है सवाल में, तो विद्यालय के y का परसेंटेज पूछा है, तो विद्यालय y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत एक लाइन में निकल आएगा 13/230 गुणा 100। कुछ बच्चे इसमें एलिगेशन लगाएं या ना भी लगाएं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत आसानी से हमने कर दिया। 130 है, 23 पंजे 115, 15 बचेगा, 23 छिक्के 138, 5.6%। क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? क्योंकि मैं एलिगेशन इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि अभी परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज से करें तो ज्यादा बेहतर है। फिर से बता रहा हूं, मैंने मान लिया कि एक्स कॉलेज में 100x बच्चे थे, आप 100x मानो भी या मत भी मानो, तो भी यहाँ पे x की जरूरत उतनी है नहीं। आप ये मान लो कि x में विद्यार्थी 100, तो y में कितने हैं, 130% ज्यादा है 100 का, 130% 130 यानी 230 हो जाएंगे। x प्लस वाई में कितना होगा, 330। मैंने कहा कि इसका इसका जो फेल बच्चा है वो 20% है, तो इसका 20% कितना होगा, 20। इसका जो फेल है वो केवल 10% है, कितना होगा, 33। इसका ये फेल 33 है और ये 20 है, तो मैंने कहा ये 10% 33, तो इसका मतलब इसका फेल बच्चा 13 है। तो 13/230 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया उत्तर, 5.6%। यही उत्तर है, 5.6%, यही उत्तर है भाई। आप ये सवाल देखेंगे मित्र, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 27% का लाभ होता है। वस्तु की मूल लागत क्या है ये बताना है, वस्तु की मूल लागत क्या है ये बताना है। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे ₹9 कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु की मूल लागत क्या है ये बताना है। देखिए, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यानी 100 रुपए का सामान 112 में बेचता है, 12% के लाभ पर बेचता है, 112 में बेचता है। ये सीपी, ये एसपी, ये सीपी, ये एसपी, ठीक है।
यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, -12% कम में खरीदा होता तो कितना होता? 88 में। और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, यानी कि ये -9 कम में बेचा है, 9 रुपए है, तो उसे 27% का लाभ होता। थोड़ा सा मुश्किल है इस बार सवाल, थोड़ा सा मुश्किल है भाई। 27% सोचो, 27% का प्रॉफिट है, बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा है, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेच रहा था, उसने इसे 12% कम में खरीदा और इसे 9 रुपए कम में बेचा, तो उसे 27% का लाभ हुआ। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि 27% का लाभ होने का मतलब क्या है? कितने रुपए का लाभ होगा? 27 अगर मैं इसका निकालूं तो 27 अट्ठे 216 का 6 हासिल 21, और 27 अट्ठे 216 और 21, 216 और 21 कितना होगा? 6 और 1 7 और 23.76 आ गया। ये 23.76 आने का मतलब कितना है, कोई बता सकता है मुझे? 88 में मैं 23.76 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 111.76, 111.76, ठीक है। 112 और 111.76 यानी कितना होगा? 0.24। 0.24 की वैल्यू 9 रुपए है, 0.24 की वैल्यू 9 रुपए है, 0.24 की वैल्यू 9 रुपए है। मैं बताना क्या है सवाल में, मैंने पॉइंट हटा दिया। 24 की वैल्यू कितनी आ गई? 900। 24 की वैल्यू कितनी आ गई? 900। 24 की वैल्यू कितनी आ गई? 900। अब मैं ये कह रहा हूं अगर 24 की वैल्यू 900 है, 24 की वैल्यू 900 है, तो सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है भाई, कोई बता सकता है? वस्तु की मूल लागत 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले मैंने 6 से भाग कर दिया, 4 की कितनी आ गई? 150। अब 25 से गुणा कर दिया, 100 की कितनी आ गई? 2750। नहीं, कितनी आएगी? 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12 3750। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि उसका उत्तर 3750 आ रहा था? कोई भी बच्चा बता सकता है कि उसका उत्तर 3750 आ रहा था? तो दोबारा देख लो इस सवाल को। मैं ये कह रहा हूं कि 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का सामान, 12% का प्रॉफिट है तो 112 में बिक रहा है। फिर मैंने 12% कम में खरीदा तो 88 रुपए हो गया। 88 पे 27% की प्रॉफिट है तो 23.76 है। 23.76, 88 और 23.76 क्या है? 111.76, ठीक है। यानी 112 रुपए 111.76 हो गए। कितना कम हो गया? 0.24। 0.24 की वैल्यू 9 रुपए है, तो 24 की कितनी होगी? 900, मैंने 100 से गुणा कर लिया। 4 की कितनी है? 150। 100 की कितनी है? 3750। यही उत्तर है। देखें भाई, एक दुकानदार एक ग्राहक को 5, 10 और 15 की लगातार 3 छूट देने के बाद वस्तु के क्रय मूल्य पर 140% का लाभ अर्जित करता है। बड़ी कमाल की बात है। एक बात देखो, 100 से पीपी 100 है तो आप एसपी 140 बना लेते हो, तभी तो 40% का लाभ होगा। मानते हो कि नहीं? 100 से 40% यानी तभी 40% का लाभ होगा, ये बात मानते हो? लेकिन ये कब कर पाते हो? जब लगातार छूट है। पहले 5% की छूट है, फिर 10% की छूट है, और फिर 15% की छूट है। यही तरीका है, ये एमपी है। मानते हो कि नहीं? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं, यहां तक मैंने एक बात छोटी सी बताई है कि अगर मैंने 5%, 10% और 15% का डिस्काउंट दिया तो 100 से 40% 140 हो गया, ठीक है। 100 से 40 140 हो गया। इज इट करेक्ट? तो आप कहेंगे हाँ जी करेक्ट है, कोई इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी पे बात करते हैं। अब मुझे पता है क्या है, मैं डिस्काउंट को सिर्फ यहीं तक रोकना चाह रहा हूं। दोबारा मैं कह रहा हूं कि डिस्काउंट को मैं सिर्फ यहीं तक रोक दूंगा, 5 और 10 का दूंगा, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नहीं आपको नहीं लगता? 15% डिस्काउंट का मतलब, मैं अगर ये मान लूं कि यहां तक ये 20 आ चुका था तो यहां पे 17 हो जाता है। हो जाता है कि नहीं, बोलो? मानते हो? 15% डिस्काउंट का मतलब 20 पे 3 का डिस्काउंट 17, यानी कि
ये 17 होने के बाद ये 140 है। 1 की वैल्यू 140/17। अगर मैं 20 की निकालना चाहूं तो 20 की कितनी आएगी, 14 दूनी 28, 100/17। भाग लगाऊं तो 17 एकम 17, बचेगा कितना, 8 3 11, 17 छिक्के 102, 8 17 चौका 68, 17 में 7 119। तो ये आ गया 20 की वैल्यू। अगर मैं इसको यहीं पे रोकना चाह रहा हूं तो 164.71 आ रहा है दोस्त। तो हमने देखा कि जब हम यहां तक जा रहे थे तो 140 हो जा रही थी, इस वजह से 40% प्रॉफिट था। अगर यहीं रोक देंगे तो कीमत ये हो रही है, फिर प्रॉफिट कितना है, 64.71%। बोलो तरीका अच्छा लगा? ये मैंने ही निकाला था ऐसा तरीका, पहले लोग बड़े लंबे लंबे फेंक रहे थे इन सवालों में। अरे मैं ये कह रहा हूं 15% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 3/20, यानी कोई चीज पे 20 पे 3 का डिस्काउंट दिया गया, यानी कितनी हो गई है, 17। 20 से 17 हो गई है वो, मानते हो कि नहीं? 20 से कितनी हो गई है, 17। अगर 20 से 17 होगी, 20 से अगर 17 होगी, 3 कम होगा, तो मैंने ये कहा तब जाके वो 140 हो रही है। लेकिन अभी मुझे ये 15% डिस्काउंट नहीं देना, मतलब मैं ये चाहता हूं मैं उसे 17 ना करके 20 ही लिखूं। तो 17 140 था, तो 20 को लिखने गया तो 164.71 आया, यानी 2 डिस्काउंट देने के बाद कीमत ये है। तो इसमें लाभ कितना है, 64.71। 15% का मतलब होता है ना 3/20। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि अगर यहाँ पे 20 हुई होगी कीमत तो यहाँ 17 बची होगी, और बची है ये? अब समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे सिर्फ एक 15% का डिस्काउंट हटाना है ना, बाकी 2 डिस्काउंट तो रखने ही है। बाकी एमपी से यहां तक का सिनारियो तो सेम है। देखो पढ़ा तो करा करो सवाल, 5% और 10% का डिस्काउंट तो फिर भी देंगे। सबसे पहले क्या होता है कि सवाल पढ़ो, जैसे किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज 920 है, उसी धन पर उतना ही ब्याज 3 वर्ष के लिए कितने % की दर पर होगा? धन भी सेम है। देखिए एक चीज मुझे बताइए, उतना ही ब्याज चाहिए, सब कुछ सेम है। आप मुझे एक बात बताइए, ब्याज किस बात पर निर्भर करता है? ब्याज करता है, जैसे एसआई है तो आपको पता है एसआई PRT/100 होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पी सेम है, पी सेम है, और आप कह रहे हैं कि एसआई भी सेम है, तो आपको आरटी सेम करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। देखो ब्याज भी आपको इक्वल चाहिए, आप खुद पढ़ो सवाल में, उसी धन पर उतना ही ब्याज, इस बात का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं उसी धन पर उतने ही ब्याज का मतलब क्या है? इसका मतलब पी भी सेम है और मुझे एसआई भी उतना चाहिए, तो वो तभी हो सकता है जब आरटी सेम हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस केस में आरटी कितनी है? तो आप कहेंगे जी इस केस में आरटी 8×6 48% है। बोलो है या नहीं? आरटी 48% है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्त, आरटी कितने परसेंट है? 48% है। अब आपको सेकंड केस में भी आरटी इतनी ही चाहिए, आपको 48 ही चाहिए सेकंड केस में भी, सही है। अगर आपको सेकंड केस में 48 चाहिए तो आप देख रहे हो कि 3 वर्ष है, 3 ईयर है, इसका मतलब 16% रेट होगी, तभी ऐसा हो सकता है। मानते हो नहीं? 16 3 48 कि ये मैंने ये कहा कि एसआई जो निकलती है वो निकलती है जी पी को आर और टी से गुणा करने पे बटे 100। आप कह रहे हो जी सेम धन पे सेम एसआई चाहिए, वो तभी आ सकता है जब आरटी भी सेम हो। अब आरटी पहले केस में 48% है और दूसरे वाले में 3 साल है, तो 16 से गुणा करेंगे तब वहां भी 48 चाहिए। क्या ये सवाल मौखिक नहीं हो सकता था? क्या इस सवाल में मैं तभी आप मानोगे जब मैं 920 का उपयोग करके प्रिंसिपल निकालूंगा? कई बच्चे इस सवाल को सही तभी मानेंगे जब मैं प्रिंसिपल निकालूंगा 6% और 8 साल करके। तो भाई मैं वैसे नहीं पढ़ाता हूं, मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का। आपने कितने कमाल की बात कही कि मैं आपको पहले प्रिंसिपल निकाल के बताऊं। मैं कहूं कि प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया, अब 6% रेट है, 1 साल में 6 ब्याज आएगा, 8 साल में 48 ब्याज आएगा, अब ये 148 हो जाएगा। अब 148 की वैल्यू 920 है, तो ये कटेगा। ये सब बिल्कुल भी वाहियात तरीके हैं। अगर आप ये सीखने आए हो, ये सीखना चाहते हो, तो आप गलत जगह आ गए हो, मैं बताता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कौन बताएगा? देखो भाई, मैं कह रहा हूँ एक मोबाइल फोन इतने के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपए अगर आपने दे दिए, तो फिर आपने कर्ज कितने का लिया है?
आपने कर्ज लिया है 19,860, 19,860 बराबर 19,860 बराबर इंस्टॉलमेंट आई इंटू 10% मतलब 10/11 इंटू 10 और 11 21/11। ठीक है, तो 11 से हमने इसको काटा, 11 एकम 11, 8 बजे तो कट ही नहीं था 11 से भाई। मुझे लग रहा है इंस्टॉलमेंट अप्रोक्सीमेट आएगी क्या, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। बाप रे बाप, बहुत ढीठ सवाल है यार, ये तो सोचा नहीं था। 3 पूछ रहा है बदतमीज। 10 से 11, 100 से 121, 1000 से 1331। ये तो तय है कि जो उत्तर होगा वो 1331 का मल्टीपल हो सकता है, हो सकता है भाई। तो 6 से कट रही है ये संख्या 6 बार, सी आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको भी 11 से गुणा कर दिया, इसको 121 से, इसको 11 से कर दिया, तो टोटल कितना आ रहा है 1100 और 1000 कितना हो गया भाई, 1100 और 1000 2100, 2100 और 1200 3300 और 3300 3400 आ गया। कितना आ गया यार, तुमसे इतना नहीं जुड़ता सत्तू के बच्चे। 1100 1210 0 1 3 3 3310, 3310 में इंस्टॉलमेंट 1331 की है भाई। अब इसकी वैल्यू कितनी है सवाल में, तो आप कहेंगे 19,860। 6 एकम 6 6 18, यानी ये कितनी बार कट रहा है इससे, 6 बार कट रहा है। इसकी 6 से गुणा करेंगे 60। ये समझ आ गया भाई, ये समझ आ गया। ऐसे सवाल देखिए, ऐसे सवाल देखिए फटाफट। 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत 4.5, शेष 2 का पूछ रहे। थोड़ा सा अलग सवाल है, देखिए मैं अब यहाँ पे कुछ कुछ तरीके आपको सिखाऊंगा। देखो भाई, 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, तो बच्चा सोचता है कि यार मैं इसका सम निकाल लेता हूँ। आपने क्या किया, सम निकाल लिया, 7 संख्याओं का सम 7, तो बच्चा कहेगा गुणा कर लेते हैं, 7 गुणा 4.75, ये कितना आ जाएगा भाई, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 28 और 5 33.5 25। ठीक है, सब निकाले, ये कोशिश करेगा बच्चा। ठीक है भाई, अब इनमें से 2 संख्याओं का औसत 4.5 है, इनका सम कितना होगा, सम 2, तो आप कहेंगे जी 2 गुणा 4.5, इसका सम 9 आ गया, आसानी से कर ले। अब 3 संख्याओं का औसत कितना है, 5.25, तो इनका सम 3 संख्याओं का कितना होगा, 15.75। देख पा रहे, तो मैंने कहा कि बाकी 2 का सम पता कर लेते हैं, बाकी 2 का सम क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि जी S7 में से ये S2 सम 2 और सम 3 घटा देते हैं, यानी कि 33.25 में से 9 और 15.75 घटा देते हैं। कितनी कैलकुलेशन हो रही है आप खुद भी देख रहे हैं, यानी कितना होगा, 15 और 9 कितना हो गया भाई, 24, 24 33 में से जाएगा, खुद 9 और 9 में से 8.5 आ गया है, 8.5। मैं तो जल्दी कर रहा हूँ कैलकुलेशन। तो आपने देखा कि अगर सम इनका ये है तो एवरेज क्या होगा 2 संख्याओं का, तो 8.5/2 यानी 4.25 आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन क्या हम पेपर में इस तरीके से कर पाएंगे, क्या हम पेपर में इस तरीके से कर पाएंगे, नहीं। तो फिर मैं अब आपको सिखाता हूँ कुछ नया कॉन्सेप्ट, इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए। अब देखो मैं शिफ्टिंग क्या सिखाना चाह रहा हूँ या तरीका क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो देखना एक बार। मैं ये कह रहा था, जैसे अब 8 है, 10 है और 12 है, तो आप कह दोगे जी एवरेज 10 है। कब तक कह दोगे एवरेज 10 है, जब तक कि सम 30 है। मानते हो कि नहीं? अगर आप चाहते हो कि इसको मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार इसको 11 लिख लूं, 1 बढ़ा दिया, तो फिर आप कहोगे यार इसको भी फिर 1 कम करना पड़ेगा, इसको 7 करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी।
ऐसा ही तो होता है, कहीं कम करते हैं तो कहीं ज्यादा करते हैं, यही तरीका है बैलेंस करने का, यही तरीका है। या आपने कहा कि जी मैं इसे 15 करना चाहता हूं, आपने 5 बढ़ा दी है संख्या एवरेज से, तो 5 इसको कम करना पड़ेगा, इसको 3 करना पड़ेगा, एक बार अब जाके एवरेज 30 आएगा। तो बस मैं यही चीज समझाना चाहता हूं। 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, ठीक है। इनमें से 2 का 4.5 है और 3 का 5.25 है और 2 का पूछा है। हम क्या करते हैं, एक बात ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि सारी संख्याएं 4.75 है, मान सकते हैं। हम ये मान लेते हैं सारी संख्याएं 4.75 है, तब मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ, तब तो फिर एवरेज भी 4.75 आ जाता है इन 2 का भी, बोलो। जब सारी संख्याएं 4.75 हैं तब एवरेज भी यही आ जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 0.5 कम कर दिया, 0.25 कम कर दिया और 2 संख्याओं पे हमने 0.5 कम कर दिया, सम 0.5 सम कम कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहां पे हमने क्या किया, 0.5 ज्यादा कर दिया। कितना ज्यादा कर दिया? 1.5। अगर मैं ओवरऑल देखूं सम पे क्या फर्क पड़ा है, तो आप कहेंगे ओवरऑल सम पे 1 का फर्क पड़ा है, 1 बढ़ा दिया आपने सम ओवरऑल। अगर आपने सम 1 बढ़ा दिया तो इधर से सम कम करना पड़ेगा, इधर से सम 1 कम करना पड़ेगा। अगर ऊपर ज्यादा हो गया है तो 2 संख्याओं पे 1 कम करना पड़ रहा है, एवरेज पे कितने का फर्क पड़ेगा? 0.5 माइनस। तो जो एवरेज हमें यहाँ दिख रही है वो 0.5 माइनस है 4.25 आ जाएगी। कितने लोग इस तरीके को समझ पाए? आप में से कितने लोग इस तरीके को समझ पाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। चलो रिपीट भी कर देता हूं, बट अगले सवालों से ये पूरे एवरेज में यही तरीका चलेगा। देखो 7 संख्याओं का औसत 4.75, 2 संख्याओं का औसत 4.5, 3 संख्याओं का औसत 5.25। तो मैंने यहां से देखा कि 4.5 है, तो ये माइनस 0.25 इंटू 2, ये माइनस 0.5 हो गया, ठीक है। यानी हम ये मान लेते हैं कि सारी संख्याएं 4.75, 4.75, 4.75 सारी संख्या, तो फिर ये भी उतनी होंगी, लेकिन ये क्या हो गई? कम हो गई, माइनस 0.25। एक संख्या पे इतना कम, 2 पे इतना कम। ये ज्यादा हो गया 0.5, 3 संख्याओं पे 1.5 ज्यादा हो गया, ओवरऑल 1 ज्यादा है। तो जो हमने यहाँ 1 ज्यादा ले लिया वो यहाँ पे 1 कम होगा सम में। अगर सम 1 कम होगा, 2 संख्याओं के एवरेज में 0.5 कम होगा, तो जो 4.75 लेके चल रहे थे उसमें 0.5 कम कर दिया, बस। चलो आएगा, धीरे धीरे आएगा भाई, धीरे धीरे सीखोगे फिर भर भर बेला पीसोगे, धीरे धीरे सीखोगे फिर भर भर बेला पीसोगे। एबीसी 3 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अनुपात 34, 61, 45 है। तो कई बच्चे तो ये सोच लेते हैं कि यार मैं 34 को किसके स्क्वायर में तोड़ सकता हूं। तो एक बच्चा बोला कि मैं इसे 9 और 25 में तोड़ सकता हूं, मैं इसे 25 और 36 में तोड़ सकता हूं, और मैं इसे 36 और 9 में तोड़ सकता हूं। तो यहां से मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि जो ए स्क्वायर है, जैसे जो कॉमन है दोनों में, जैसे इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है और पहले और लास्ट के में ए स्क्वायर कॉमन है, तो देखते ही पता लग रहा है कि ए स्क्वायर 9 होगा, बी स्क्वायर 25 होगा और सी स्क्वायर 36 होगा, यही होगा। अब हमसे पूछ रहा है सवाल में कि बी माइनस ए, तो मैं यहां से कह सकता हूं मित्र A3, यहां से कह सकता हूं B5, यहां से कह सकता हूं C6। तो B माइनस ए, B माइनस ए, C माइनस B और C माइनस ए पूछ रहा है क्या होगा। तो B माइनस ए कितना होगा? 2, C माइनस B 1 और C माइनस ए, तो 2:1:3 उत्तर आ गया। B इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर हम ये नहीं तोड़ पाते इस तरीके से, तब इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा वो भी मैं बता रहा हूं। अगर आप ऐसे ना तोड़ पाए तब क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस सवाल का दूसरा मेथड आपको समझा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, और वो ये कि हम इन सबको जोड़ देते। पता है हम क्या करते? इन सबको जोड़ देते, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देते। तो ये कितना होता? 34 प्लस 61 प्लस 45, 4 और 1 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 6 और 4 10 और 3 और 1 13, 14 आ जाता।
14 को मैं 2 से काटता तो 7 बार कटता, यानी कि 70 आ जाता। 70। अब देखिए कोरिया का बच्चा है, यहां से बता सकता है कि अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61 आ रहा है, अगर ये दोनों 61 आ रहे हैं तो ये 9 होगा, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 आ रहा है तो सी स्क्वायर 36 होगा, और 36 और 9 45, तो ये बी स्क्वायर 25 होगा। तो यहां से 9 25 36 निकाल सकते थे। ये भी एक तरीका था। क्या आप इस सवाल को समझ गए? जैसे इस सवाल को करने का ये जो मैंने तरीका बताया, ये बेसिक है कि मैं 34 को किसी ऐसी दो संख्याओं में ब्रेक कर दूं जो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी किसी संख्या का स्क्वायर हो। तो मैंने देखा कि यार 25 और 9 में कर सकते हैं, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, यानी एक संख्या 3 हो जाएगी और एक 5 हो जाएगी। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा अगर हम ऐसे ब्रेक नहीं कर पाते कि अगर 3 चीजों का अनुपात दे दिया तो उनका सम करेंगे, जब सम करेंगे तो वो ट्वाइस आ जाएगा, और ट्वाइस सम करके 140 आ रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 70 आ गया। तो ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 25 और सी स्क्वायर 36 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। दूध डाल रहे हैं इस बार, पानी नहीं डाल रहे, इस बार क्या कर रहे हैं, दूध डाल रहे हैं। तो निकलेगा भी क्या भाई, बताओ आप क्या निकलेगा? हम पानी बता सकते हैं कितना बचेगा। पानी हर बार क्या हो रहा है, 10 लीटर आप निकाल रहे हो 100 में से, मैं ये कह सकता हूं मित्र 1/10 निकल रहा है हर बार, यानी बच कितना रहा है, 9/10। पानी मुझे पता करना पड़ेगा कि कितना था स्टार्टिंग में। 2-3 का अनुपात था, यानी 5 की वैल्यू 100 थी, 1 की 20 थी, 3 की 60 थी, पानी 60 था। तो मैंने पानी ले लिया 60 में पहले 9/10 बचा, फिर दोबारा 9/10 बचा, और फिर 9/10 बचा। मैंने कहा 0 से 0 कट गया। 729 को 6 से गुणा करूंगा, 6 नीम 54 का 4, 6 नीम 54 का, अरे 729 को 6 से हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5, 17 का 7 हासिल 1, 6 7 42 और 1, 43.74% आ गया पानी। अब आप सोचेंगे परसेंट क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल 100 लीटर है, 100 में ये इतना आ गया तो दूध कितना होगा, 100 माइनस 43.74, 44 घटा दो 56.26%। कि यहां पे एक तो पहले स्टार्टिंग में टोटल मिश्रण दूध या पानी नहीं था, दोनों चीजें थी, और हमने पानी क्यों लिखा है, क्योंकि ये दूध को मिला रहे हैं। आप सोचो दूध तो बढ़ ही रहा है, अगर कोई चीज लगातार घट रही है तो वो पानी है। तो पानी कैसे घट रहा है, पानी 60 है भैया, 60 का बार बार 90% 90% 90% रह जा रहा है, बात खत्म हो गई। जितना भी परसेंट आया उसको 100 में से घटा के दूध का परसेंट बता दी। बोलो, ये बड़ा आसान सा सवाल है, मुझे नहीं पूछना चाहिए आपसे, बट देख लो फिर भी। 3 साझेदार ए, बी तथा सी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना तथा सी के हिस्से का 12 गुना बराबर है। क्रमशः ए, बी तथा सी के लाभ का अनुपात क्या है, ये बताना है। देखिए, ए, बी तथा सी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, तो मैं लिख देता हूं ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना 2b, बी के हिस्से का 2 गुना 2b तथा सी के हिस्से का 12 गुना, तथा सी के हिस्से का 12 गुना बराबर है आपस में। बराबर है भाई, ए के हिस्से का 3 गुना बराबर है। अगर ये बराबर है तो मैंने इसको क्या किया, 12 के ही बराबर रख लिया, क्योंकि 3 और 2 12 का एलसीएम 12 आ रहा है। अगर मैं इसको 12 के बराबर मान दूं तो ए बी सी का अनुपात क्या आ जाएगा जी, 3 चौक 12, 2 6 के 12 और 12 एकम 12, 4 6 1। तो एबीसी के लाभ का अनुपात पूछा है, मतलब बेइज्जती जिसको कहते हैं वो करा ली। ये सवाल मैं कैसे तो पार्टनरशिप का कहूं और कैसे रेशियो का कहूं। रेशियो का कहूं तो लाभ आ रहा है, तो क्या प्रॉफिट लॉस का कह दूं इस बदतमीज को। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन सीरीज, दी गई श्रेणी का मान बताना है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, ये पूछ रहा है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं मैंने क्या किया,
एक के स्क्वायर से 22 का स्क्वायर कर दिया और उसमें से एक का स्क्वायर घटा दिया, क्योंकि इसका मेरे पास फॉर्मूला है। इसका मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1/6 एन, एन कितना है 22, एन प्लस 1 कितना है 23, 2n प्लस 1 22 दूनी 44 और 1 45 और -1, क्योंकि मैंने एक घटाना भी था। तो 6 मैंने काटा, 6 कैसे काटूंगा, ये 2 से तो ये कट जाएगा और ये 15 कट जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 5 या 15, 5 में से एक जाएगा, 4 वाला उत्तर होगा, बट 2 ऑप्शन में 4 है, तो थोड़ा देखना भी पड़ेगा फिर क्या कर सकते हैं। तो लेकिन आइडिया तो लगा सकते हैं कि 15 दूनी 30 और 3000 के आसपास है, और 3000 में से एक घटेगा, यानी कि 3000 के आसपास फिर एक यही ऑप्शन बचता है, एक यही ऑप्शन बचता है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप बताओ। ये गुणा करना भाई, एक बार 15, 23 और 11 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो यही है, 15 दूनी 30, 300, 3000, वही 3795, वही ऑप्शन ही गलत लग रहा है मुझे तो, 3795 -1, ये यही होता है ना, 1/6 n, n प्लस 1, 2n प्लस 1, सम क्या होता है, नहीं n 22 है ना। अच्छा शिट, मैंने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, मैं बहुत बड़ा क्रैक हूँ, दुनिया थोड़ी क्रैक है, मैं बहुत बड़ा क्रैक हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि इसमें इवन है सारा कुछ, इसमें इवन है, रॉन्ग कर दिया हमने। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आपने क्या किया, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 का स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर रह जाएगा, डैश डैश डैश, यहाँ 11 का स्क्वायर रह जाएगा बेटा। और अब आपको पता है जो भी उत्तर होगा वो संख्या 4 से घटेगी, ये तो तय है। डी ऑप्शन उत्तर नहीं हो सकता इस सवाल का। तो मैंने 2 का स्क्वायर 4 बाहर रखा और यहाँ पे 1/6, n कितना है 11, n प्लस 1 कितना है 12 और 2n प्लस 1, 11 दूनी 22 और 1 23 है। तो 6 से मैंने इसको काट दिया, 6 दूनी 12, संख्या 8 से भी कटेगी, तो ये कितना आ रहा है 22 चौक 88 गुणा 23, 23 अट्ठे कितना होता है, कोई बता सकता है, 184, 23 अट्ठे 184 का 4 हासिल 18 और 23 अट्ठे 194 और 18 202, 202 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके गुणनखंडों की संख्या अधिकतम होगी। CHSL 2018 में यह सवाल आया है कि निम्नलिखित में से किसके गुणनखंडों की संख्या अधिकतम होगी। देखो, जिसके ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, जैसे एक संख्या है, इसके तो 23 और 4 ही हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर दिख रहे हैं मुझे, 144 के 16 नंबर 144, 16 के खुद बहुत फैक्टर होते हैं, 2 की घात 4 और 3 की घात 2, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 + 1, 2 + 1, 5 दिया 15, तो सबसे ज्यादा फैक्टर 144 के होंगे। किसी का आ रहा था उत्तर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर 1, 4, 3, 4, 6 शेष बचता है, 5 से भाग करने पर कितना बचता है भाई, 3 बचता है, यानी लास्ट में 8 आएगा और सारे ऑप्शन में 8 है, वाह फंस गए। 4 से भाग करने पर 2 आ रहा है, यानी लास्ट में 2 बचना चाहिए, ये तो 68 तो कट ही रही है 4 से, 78 में 2 बच रहा है, 58 में 2 बच रहा है और 98 में 2 बच रहा है, एक ऑप्शन अभी तक हटा है। अब 3 से भाग करने वाला देख लेते हैं, 3 से भाग करेंगे तो 9 9 9 तो कटेगा, 58 को 3 से करेंगे तो भाई 8 5 13 4 बचेगा, और 3 से भाग करने पर 1 बचना चाहिए, 1 बच रहा है, 3 से भाग करने पर 1 बच रहा है, इसमें 3 से भाग करने पर 8 6 14 2 बच रहा है, ये नहीं होगा, ये तो पहले ही कट गया है, 8 7 15 3 से पूरी कट जा रही है, यहाँ 3 से भाग करने पे 2 बच रहा है, बचना 1 चाहिए, ये भी गलत है, ए ऑप्शन होता है ए। देखो भाई, अब ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 है, जैसे अब आपको पता है कि 6 8 10, इट मीन्स 6 का स्क्वायर, अब ये तो पता होगा 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्रिपलेट बनता है। कितना घटिया सवाल पूछा गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं भाई कि ये भुजा 6 के 8 के 10 के, तो आप एरिया निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ 6 के इंटू 8 के बराबर 96, ठीक है, 8 6 48, के स्क्वायर 4 आ गया, यानी के कितना आ गया 2, के 2 आ गया,
के अगर 2 आ गया तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होता है एक्सटर्नल भुजाओं का जोड़, 8 6 14 10 24 के, और के की वैल्यू आ चुकी है 2, तो 48 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा। क्या कोई ऐसा बच्चा जिससे ये सवाल होने में भी दिक्कत हुई है? अब बताओ भाई, ये सवाल आया समझ में क्या कि अगर एक त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 में है, ट्रिपलेट बना रही हैं, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। मैंने भुजाओं को 6 के 8 के 10 के मान लिया। मैं जानता हूँ एरिया, अब मुझे के की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं जानता हूँ एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 6 के इंटू 8 के बराबर 96 रख के के की वैल्यू निकाल ली। 2 के की वैल्यू आ गई, तो पेरीमीटर 10 और 8 18 और 6 24 के, 2 रख दिया, 48 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। बोलिए, ये सवाल देख लो भाई, जल्दी उत्तर बता दो यार इसका। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया बराबर होगा टोटल खर्चा 9100 बटे 65 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा है, तो एरिया क्या आ गया, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 5 से इसको काटूंगा 20 बार, 7 गुणा 20 140 एरिया आ गया। अब आपको पता है कि अगर एरिया इतना आया है तो 7 के और 5 के एरिया के बराबर होगा, बराबर 140। तो आप कहेंगे जी के स्क्वायर 4 आ गया, यानी के कितना आ गया, 2, के 2 आ गया। अब फर्श के परिमाप क्या होगा, 2l प्लस बी, यानी 7 के प्लस 5 के, यानी कि 12 के 24 के आ गया, और के का मान 2 है, तो 48 उत्तर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है जो पूछा गया एग्जाम में। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 91, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। तो ये सवाल होगा कैसे, पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा सिंपल, क्योंकि 3 इक्वेशन है। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इक्वेशन कम है। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना है भाई, 169, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है, 91, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड की जगह कितना है पता नहीं है, लेकिन जेड एक्स की जगह कितना दे रखा है, वाई स्क्वायर। सब जगह वाई स्क्वायर दे रखा है, लिख सकते हैं कि नहीं वाई स्क्वायर, आप कहोगे लिख सकते हैं बिल्कुल। मैं इधर लेके चला गया तो 8, 16 में से 9 गया 7, बराबर ट्वाइस ऑफ y, मैंने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, तो अंदर बच गया x प्लस जेड प्लस वाई, जो कि सवाल में 13 दे रखा है। ये सवाल में कितना है, 13, 13 6 78, y कितना आ गया, 3। अगर इस सवाल में सिर्फ y पूछा होता तो मैं 3 बता देता, अगर इस सवाल में सिर्फ y पूछा होता तो मैं 3 बता देता, मुश्किल था ही नहीं y बताना। बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और कुछ किया तो बताओ। ठीक है भाई, y 3 आ गया। अब y 3 आने का मतलब क्या है, यहां से मैं कह सकता हूं x प्लस जेड बराबर 10 1, और y 3 आने का मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, जेड एक्स 9। अब आप मुझे बता दो दोनों में से क्या होगा, x प्लस जेड 10 है और जेड एक्स 9 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है 9 और 1 की। भाई 9 और 1 10 हो सकता है, और जेड एक्स 9 ये तभी सेटिस्फाई हो सकती है 9 और 1, तो जेड और एक्स के बीच का अंतर 8 आ जाएगा। बोलो, सवाल मजेदार था कि नहीं, सवाल मजेदार था कि नहीं दोस्त, इतना बता दो मुझे। पहले ये सवाल बहुत प्यारा है जो देखिए, आप इस सवाल में क्या है कि पहले आप इसको ना अंडर रूट से बाहर निकालिए, अभी आएगा आपको समझ, टेंशन मत लीजिए। 3 प्लस, ठीक है, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 और इंटू 1। अब आपको नहीं लगता कि ये अंडर रूट के अंदर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 प्लस 1 3, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा, बराबर बराबर कितना आ जाएगा, रूट 2 प्लस 1। ठीक है, आ जाएगा। अब अगर ये एक रूट 2 प्लस 1 है, तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि जी दूसरा क्या होगा, हमने पढ़ा था। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस रूट 2 है, तो दूसरा क्या होगा, 1 माइनस रूट 2। पढ़ा था हमने 1 माइनस रूट 2, याद आ रहा है हल्का हल्का कि रूट से पहले माइनस आ जाएगा।
1 प्लस रूट टू 1 माइनस रूट टू। अब आप मुझे बताइए कि मैं अगर सम की बात करता हूं तो सम कितना होगा? आप कहेंगे जी यहां से सम आ रहा है -6a और इधर से सम कितना आ जाएगा जी? खाली 2, क्योंकि रूट टू से रूट टू कट जाएगा। दोनों रूट आ गए मेरे पास। अरे मेरे पास ये अल्फा अंकल आ गए, ये बीटा अंकल आ गए। जब मैं दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन निकाल रहा हूं तो वो b आएगा और b बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा। 1 माइनस 2 माइनस 1। मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 6ab कितना आ जाएगा? 2। अगर 6ab 2 है तो 3ab कितना आ गया? 1। 5 से गुणा करूंगा तो 15ab कितना आ जाएगा? 5। क्या ये सवाल सच में मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूँ। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब इरेशनल रूट होंगे और एक रूट a प्लस रूट b होगा तो दूसरा a माइनस रूट b होगा। स्टार्टिंग में बताई थी ये बात। कितने बच्चे मानते हैं? बताई थी या नहीं कि अगर इरेशनल रूट है और एक a प्लस रूट b है तो दूसरा a माइनस रूट b होगा। और इसको एक्सप्लेन भी करा था कि क्यों होगा। ये बात भी है, एक्सप्लेन भी करके बताया था क्यों होगा। अब ये सबको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, मैं कह रहा हूं मुझे पता चल गया कि जैसे x की घात 4, अब मैं इसके फैक्टर करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं समझ गया कि आपको भी फैक्टर करने आ गए। अब बात खत्म हो गई, बराबर 21 है। तो मैं ये कह रहा हूं सवाल में अगर ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3, इसका एक फैक्टर 3 है, तो दूसरा क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसका दूसरा फैक्टर होगा तो मैं कहूंगा 21 का एक फैक्टर 3, दूसरा 7 होगा। 21 का एक फैक्टर 3 तो दूसरा 7 होगा। अब अगर दूसरा 7 है तो बात ही खत्म हो गई भाई। बात कैसे खत्म हो गई? मैंने इसमें से इसको घटा दिया। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस का 2xy आएगा, बाकी सब कट जाएगा, इधर 4 आएगा, तो माइनस xy कितना आएगा? 2। यही उत्तर है। क्रमशः डी, ई और एफ 3 बिंदु हैं। अब देखिए मैं सवाल को चित्र भी नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट मुझे पता है कि ए एफ और बटे एफ बी, बी पे खत्म हुआ है तो बी डी बटे सी डी 3/4, डी पे खत्म हुआ है बी डी और सी डी। डी क्यों आ गया यार इसमें? गलत है, शायद चित्र बना के देखना पड़ेगा सवाल सही है कि नहीं। कई लोग होते हैं ना बदतमीज होते हैं जिनका नाम होता है सतुआ। एबीसी, बीसी पर एक बिंदु डी है और सी ए पर एक बिंदु ई है और यहां पर एक बिंदु। तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी काटेंगी, नहीं भी काट रही हैं तो हमने अभी क्या पढ़ा, जो रूल पढ़ा वो क्या पढ़ा कि बी डी बटे सी डी, बी डी कितना है 3 बटे सी डी कितना है 4, ये कितना है 2, सी ए पूरा 9 है तो ये कितना है, और ये पूछा है तो ए एफ बटे एफ बी इंटू 3/4 इंटू 2/7 बराबर 1। 2 दूनी 4, ए एफ बटे एफ बी कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14/3। अब ये सवाल देखेंगे, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर 14.4, क्यू आर बराबर 12.8, एस आर बराबर 9.6, पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करता है। तो पी एस की लंबाई क्या? मेंस 2018, 19, 20 प्री सब में आया ये सवाल। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चित्र बना लेते हैं पहले और फिर मैं प्रूफ भी बता दूंगा, कैसे याद रखना ये भी बता दूंगा, आपको अच्छा लगे। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। पी क्यू बराबर 14.4, क्यू आर बराबर 12.8, एस आर बराबर 9.6 और पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करता है। ध्यान से सुनना, क्या दिया हुआ है सवाल में कि पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करता है, ठीक है भाई। तो जो समद्विभाजित करता है ना उसको हम ऐसे बढ़ा लेते हैं। हमने बढ़ा लिया, बढ़ाने के बाद हम ये कहते हैं कि इन दो भुजाओं का जोड़ इन दोनों भुजाओं के बराबर होगा। इस चीज को मैं प्रूफ करता हूं, आप बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ये इसको समद्विभाजित करता है,
किसको? इस वाले विकर्ण को। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि ये बराबर है, ये x है तो ये भी x है, यही बोला। समद्विभाजित करने का मतलब यही है कि ये भी इक्वल है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ। मैंने कहा कि भाई अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। कौन कौन से? ओपीएस सिमिलर होगा, ओ क्यू आर के सिमिलर होगा, ओपीएस ओ क्यू आर के सिमिलर होगा। तो मैं कहता हूं कि भाई इसके सामने की भुजा क्या है? बीटा के सामने की एक्स। आपने कहा है बीटा के सामने की क्या है? ओ आर बराबर। मैंने कहा इसके सामने की, आपने कहा पी एस बटे, मैंने कहा इसकी सामने की, आपने कहा आर क्यू। मैंने लिखा रहने दिया, बस इतना लिखा और कुछ नहीं लिखा। ठीक है भाई। अब देखो भाई दोस्त, अब समझना बात को। मैंने कहा कि अगर ये एंगल ए है तो ये भी ए होगा क्योंकि सेम कॉर्ड है, और ये एंगल बी है तो ये भी बी होगा। और जैसे ही दो एंगल बराबर आ गए तो हमने कहा कि ओ एस आर भी सिमिलर है किसके? ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू। ठीक है भाई। अब हमने कहा इसमें बी के सामने की भुजा, आपने कहा एक्स, या इसमें ए के सामने की भुजा एक्स, इसमें ए के सामने की भुजा ओ आर बराबर होगा इसमें ए के सामने की, इसके सामने की ये कोण जो है पी क्यू, और इसमें इसके सामने की एस आर। सिंपल है। मैंने कहा पहले ए के सामने एक्स, इसमें ए के सामने ओ आर, क्योंकि मुझे एक्स बटे ओ आर चाहिए थी। फिर इसके सामने पी क्यू, इसके सामने एस आर। आपने देखा ये दोनों बराबर आ गए, आपस में इक्वल आ गए। इनके इक्वल आने से क्या हुआ? मुझे पता चला कि पी एस बटे पी क्यू बराबर आ गया पी क्यू बटे एस आर। मैंने इन दोनों को गुणा कर लिया और एक निष्कर्ष बना दिया, क्या? कि पी एस इंटू एस आर बराबर, क्योंकि पेपर के अंदर ये दोनों पी क्यू कैसे आ गया? अच्छा, ये तो आर क्यू है ना, पी एस इंटू एस आर क्यू इंटू पी क्यू। ठीक है। अब देखो कुल मिला के बात क्या है जो मैं बता रहा था, पी एस इंटू एस आर। मैंने कहा कि जब कोई ये बोल दे कि ये विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है तो उसको आगे बढ़ा लो। ये लो जी, बढ़ा लिया आगे। फिर इसके इधर की दोनों भुजाएं देखो, पी एस इंटू एस आर, और इसके इधर की दोनों भुजाएं पी क्यू इंटू क्यू आर, आपस में मल्टीप्लीकेशन बराबर हो। आपको इस तरीके से रटना है इस चीज को कि जो विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है उसको हम आगे बढ़ा लेंगे। आगे बढ़ाने के बाद जो इधर दो भुजाएं बच गई उनका मल्टीप्लीकेशन, इधर जो बच गई उनका मल्टीप्लीकेशन आपस में बराबर होगा। बस कि जैसे कि ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये यहाँ पे अल्फा बना रही है तो यहाँ पे भी अल्फा बनाएगी। एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होता है, चाहे तो अलग से बना के देख लेना। इसको ऐसे बनाना है, एक कॉर्ड ऐसे ऐसे, और फिर लिख देना है अल्फा, तो ये भी अल्फा। बस ठीक है। पी एस कितने के बराबर है? पी एस पूछा है। एस आर कितने के बराबर है? 9.6 बराबर। आर क्यू कितने के बराबर है? 12.8। और पी क्यू कितने के बराबर है? 14.4। अब मैंने क्या है कि इसको भाग किया, 24 चौक 96, 24 छक्के 144, 4 से इसको भाग दूंगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो पी एस कितना होगा? 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, 19.2। अब कभी सवाल आएगा तो इतना तो नहीं करेंगे, इसमें चेक करके बताइए। अगर सवाल कभी पेपर में आएगा तो इतना लफड़ा तो नहीं करेंगे, सीधे समझ जाएंगे कि क्या करना है। देखो भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 13/4, 0 डिग्री थीटा और 90 है। तो हमने इसको लिख लिया भाई, 4 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 13 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 13 कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस 13 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे? अब होगा क्या यहाँ पे कि 13 कॉट स्क्वायर थीटा,
यानी मैं इधर लेके आ जाऊं तो ये 13 कॉट स्क्वायर थीटा को मैं सीधे लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, और 13 में से 4 गए तो 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये 13 में से 9 वापस घटेगा तो 4 कोसेक स्क्वायर थीटा और बराबर 13 हो जाएगा। हमसे पूछा गया सवाल में ऐसी कुछ कुछ बातें पूछ रहे हैं हमसे। देखिए मैं क्या कहता हूँ, जब आप ऐसा सवाल अगर इसने पूछ ही लिया है, हिम्मत कर ही ली है, तो क्या करना चाहिए हमें, आप बताओ। किसी एक चीज में तो सवाल को लेके आना पड़ेगा, किसी एक चीज में। अब हम कैसे लेके आएंगे ये भी सोचने वाली बात है। चलो कोई बात नहीं, अब खेल खत्म करते हैं। कोसेक थीटा लिखते हैं इसको। कोसेक थीटा क्या आ रहा है, √13 और बटा 2, और ट्राइंगल ही बनाते हैं क्योंकि और कोई राह नजर आ नहीं रही। तो √13 और बटा 2, और ये 13 में से 2 जाएंगे 9 बचेगा, तो 13 में से 4 जाएंगे 9, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा नीचे। नीचे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 और 3 आ गए। चलिए अब मैं ये रख लेता हूँ यहाँ पे, सबसे आसान यही है तरीका। 52 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 3 3 9 बटे 13 -9, और टेन स्क्वायर थीटा 4 बटे 9 बटे 9 से 9 कट जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, 4 नीम 36 में से 4 घटेंगे 32 आएगा ऊपर। 8 का तो मल्टीपल आएगा, ये तय है। अब नीचे क्या है 18, और सेक स्क्वायर थीटा कितना है 13 बटा 9 प्लस 8, कॉट स्क्वायर थीटा कितना है 9 बटे 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 13 दूनी 26 और 18 कितना हो गया 44, 32 बटे 44, 4 से भाग करूँगा 8 बटे 11 उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेटिव सवाल था, लेकिन कभी कभी हमें कैलकुलेटिव सवाल भी आने चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सवाल आसान होंगे, कभी कैलकुलेटिव होंगे, कभी नॉर्मल होंगे, बट ठीक है, जैसे होगा सब सही रहेगा। देखो भाई, यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं कि इसको इधर ले आऊं, साइन a प्लस बी बटे कॉस a प्लस बी बराबर 1, तो tan a प्लस बी बराबर tan 45। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि a प्लस बी जो है, या a बराबर 45 माइनस बी है। ये कह सकते हैं कि नहीं, बोलो कह सकते हैं। अब सवाल यही है कि tan 45 माइनस बी बताओ। तो मैंने तो a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है tan 45 tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan 45 tan b। ठीक है, बात खत्म। अब ये कितना होगा 1 माइनस tan b बटे 1 प्लस tan b, ये उत्तर है। तो कैसा लग रहा है पढ़ के, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई भी कमी लगती है या कोई भी और डिमांड आपकी है कि ये टॉपिक आके मैं पढ़ाऊं, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं आके पढ़ा दूंगा, लेकिन इस बार सिलेक्शन हर हाल में लेना है, और मैं जो बेस्ट आपके लिए कर सकता हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन तक पहुँचाना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।